जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 एंड 5 के लिए इसमें हम लोग सामान्य अध्ययन को पढ़ने वाले हैं, जो कि ये सभी बिहार पीसीएस में बीपीएससी टीआरई फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। और ख़ास करके यह बिहार पीसीएस में भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ये समान अध्ययन का होगा। ये टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इसमें लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी या बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा कहाँ पे स्थित है। तो ये राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ था, तो ये नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। भारत की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो पूरा पाषाण संस्कृति है। भारत में विश्वविख्यात शैलचित्र कला स्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो ये पाटने से प्राप्त हुआ है। आप इस साइड देख सकते हैं कि बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आता है कि चिरादपुरा स्थल पर प्राचीनतम के अवशेष मिले हैं, तो ये नवपाषाणिक संस्कृति से मिले हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए। फिर उसके बाद आता है कि जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह काल कहलाता है, तो नवपाषाण काल कहलाता है। दमदमा पूरा स्थल स्थित है, तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है, तो ये ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है या कॉपर एज को कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें दिया गया है कि इस समय मोहनजोदड़ो है, तो ये कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। फिर उसके बाद आता है कि हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, तो ये 1921 ईस्वी में किया गया था। प्राग सैंधव काल के पूरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई संस्कृति या सैंधव संस्कृति के उपकरण निर्मित थे, तो ये ताम्र या तांबा कांस्य से निर्मित थे। फिर उसके बाद आता है आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों न के बराबर वर्षा होने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा है? ये 900 वर्षों का। ये आप देख सकते हैं 64 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो यह नगर नियोजन है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता की प्राकृतिक क्या थी? तो नगरीय थी प्रकृति। हवा हड़प्पाकालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, तो ये बनावली से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन कौन से थे? तो आर.डी. बनर्जी थे, दयाराम साहनी थे, के.एन. दीक्षित तथा एम.एस. वत्स थे। फिर उसके बाद आता है कि हड़प्पा बंदरगाह ये कहाँ पे है? तो ये लोथल में है। सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। फिर हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, तो ये धौलावीरा से पता चला है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन सामान्यतः उपयोग में था, तो ये लाल रंग का था। सिंधु सभ्यता के युग का अंतर्गत आता है, तो ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है सिंधु सभ्यता। फिर उसके बाद आता है कि हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था, तो ये मेसोपोटामिया के साथ था। सिंधु घाटी के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। चौहंदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है, ये कहाँ पे है? ये सिंध में स्थित है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 है वैदिक सभ्यता।
तो वैदिक सभ्यता में वेदों के प्राचीनतम हैं, तो ये कहाँ पे है, तो ऋग्वेद में है। पुरुषार्थ है, 4 हैं, पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। गायत्री मंत्र पुस्तक मिला है, तो ये कहाँ पे, ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है, तो ये ऋग्वेद में प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद आता है वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। त्रयी का अभिप्राय क्या होता है, 3 वेद होते हैं त्रयी का अभिप्राय। प्रसिद्ध दशराज युद्ध लड़ा गया था, तो ये परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। फिर ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल महत्वपूर्ण समर्पित है, तो ये सोम और इस पेक नाम की देवता को समर्पित है। फिर बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ के अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। फिर अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गीत हुई है, ये धर्मशास्त्रों के समय में उद्गीत हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो ये यजुर्वेद जो कि ये धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। फिर वैदिक देवता नहीं था, तो कार्तिकेय जो कि ये वैदिक देवता नहीं है। महापुराणों की संख्या मानी जाती है, तो 18 महापुराण माने जाते हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 है बौद्ध, जैन एवं भागवत शैव धर्म से जितने भी क्वेश्चन अभी तक बिहार के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें दिया गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ जो कि ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है। फिर त्रिपिटक का संबंध है, तो बौद्ध धर्म से त्रिपिटक का संबंध है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मो उपदेश दिया था, तो ये कहाँ पे दिए थे, तो ये सारनाथ में दिए थे। फिर उसके बाद आता है कि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया, ये कहाँ पे किए थे, तो ये गया में किए थे। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया था जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तृतीय बौद्ध सभापति किया गया था, तो ये मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये पाटलिपुत्र में किया गया था। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित हुई थी, तो ये राजगृह में आयोजित किया गया था। वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी, ये कनिष्क के द्वारा किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, तो ये कनिष्क के द्वारा बुलाई गई थी। फिर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये राजगृह या राजगीर में हुआ था। फिर उसके बाद आता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, तो ये अजातशत्रु के द्वारा बुलाया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति काउंसलिंग का आयोजन हुआ था, तो ये कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। फिर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, तो ये कुशीनगर में प्राप्त किया था। आप देख सकते हैं बिहार के कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो वैशेषिक त्रिरत्न 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है, तो ये किससे है, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये स्थूलभद्र थे। फिर महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था, तो महामाया था। महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। फिर उसके बाद आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो ये लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। भरहुत एवं अमरावती स्तूप केंद्र ये बौद्ध धर्म के हैं। वे शिक्षक जिन्हें बुद्ध ने महाभनिष्क्रमण यानी कि गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो ये कौन थे, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से। फिर बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्यता प्रजापति गौतमी को दिया गया था। बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन कौन सा है, तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। फिर जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान स्थित है, तो ये कहाँ पे है, तो ये पावापुरी में स्थित है। फिर वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी ने पूर्णतः आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त किया था, तो ये जिम्भिका नामक गांव में प्राप्त किया था।
फिर महावीर का जन्म स्थान क्या है, तो कुंडलग्राम है। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है, तो ये बौद्ध धर्म की त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक मानी जाती है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि महावीर का जन्म स्थान क्या है, तो ये कुंडलग्राम। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक लिखी गई है, तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में अधिक योगदान था, तो ये गुप्तों का अधिक योगदान था। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। बाबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम गृह के रूप में किया गया है, तो ये अजीवकों ने किया था। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो ये 14 पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन कल्पसूत्र को लिखा गया था, तो भद्रबाहु ने लिखा था। प्रथम तीर्थंकर थे, तो ऋषभदेव थे प्रथम तीर्थंकर। वह बात जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो कौन सा, आत्म दमन। फिर उसके बाद आता है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। इसमें दिया गया है कि कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था, तो ये अजात शत्रु के समय में प्रारंभ हुआ था। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, तो ये जीवक था। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी क्या थी, तो मगध थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बिंबिसार पर राज्य करता था, तो ये मगध राज्य करता था। वह शासक जिसने सुंदर नगर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, ये उदयन के द्वारा किया गया था। अवंती राज्य की राजधानी थी, उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी थी। अवंती का राजा कौन था, तो चंद्रप्रघोत, ये जो कि अवंती का राजा था। फिर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था, तो ये मल्ल जो कि एक गणतंत्र था। फिर उसके बाद आता है मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो राजगृह या गृहब्रज, जो कि ये मगध की प्रारंभिक राजधानी माना जाता है। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था, तो हर्यक वंश था अजातशत्रु का वंश। फिर विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो ये वैशाली विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शताब्दी में हुआ था, तो ये 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था। अंग जनपद की राजधानी क्या है, तो चंपा है। वत्स्य राज्य स्थित है, तो ये इलाहाबाद के आसपास वत्स्य राज्य स्थित है। फिर उसके बाद आता है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र गंगेय मैदान है। फिर उसके बाद आता है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें दिया गया है कि मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था, तो ये कुम्हार के द्वारा बनवाया गया था। फिर शक संवत का प्रारंभ हुआ था, तो 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृति शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसके द्वारा करवाया गया था, ये रुद्रदामन के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। फिर वह पुस्तक जो बिंबिसार को एक अभिषक्ति क्षत्रिय वर्णित करता है, तो ये दिव्यादान है। फिर मौर्य काल में कंठ शोधक न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था, तो ये फौजदारी न्याय करता था। समहर्ता होता था, तो ये महासंग्राहक करता होता था समहर्ता। फिर उसके बाद आता है कि मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था, तो सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला, ये जो कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विभाजित है, तो 15 अधिकरणों में विभाजित है। फिर उसके बाद आता है कि वह शिलालेख जिसमें अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है, तो ये भाब्रू अभिलेख में प्रकट किया है। फिर उसके बाद आता है वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये भाब्रू स्तंभ में बताया है। फिर उसके बाद आता है अशोक के शिलालेखों यानी कि इनक्रिप्ट्स में प्रयुक्त भाषा कौन सी है, तो ये प्राकृतिक भाषा है।
फिर अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो ये जेम्स प्रिंसिप के द्वारा पढ़ा गया था। फिर उसके बाद आता है अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? तो ये प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अशोक का वह अभिलेख जिसमें अकाल दुर्भिक्ष का उल्लेख है, तो ये सोहगौरा में है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किसके शासक के द्वारा की गई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य था तो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त थे। फिर उसके बाद आता है कि वह अभिलेख जिसे यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी तक फैला हुआ है, तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। वह शासक जिसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय की थी, तो ये भी चंद्रगुप्त मौर्य है। जिसके ग्रंथ में समुद्र चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, वह विशाख दत्त का है। फिर उसके बाद आता है कि कौटिल्य अथवा चाणक्य सम्राट प्रधानमंत्री था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौटिल्य हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसके पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों के पहलू पर प्रकाश डाला गया है। फिर नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था, तो मौर्य वंश के द्वारा किया गया था। सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने किया था। फिर उसके बाद आता है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र आधारित है, तो शासन कला के सिद्धांत अभ्यास विषय पर आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में दिया था, तो 500 युद्धक हाथी दिया था। मेगास्थनीज दूत था, तो ये सेल्यूकस निकेटर का। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह इंडिका है। फिर मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है, ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। फिर उसके बाद आता है कि इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का था, तो ये पौत्र था। मौर्य शासक अशोक की रानी थी, तो ये कारुवाकी थी। एक बौद्ध एक विश्व धर्म बन गया था, तो ये अशोक के प्रयास से। वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ये श्रीलंका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा नगर आयोजित की गई थी, तो ये पाटलिपुत्र आयोजित किया गया था। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो कलिंग पर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ, ये जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था। फिर उसके बाद आता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। मौर्य वंश के पश्चात वंश का राजा स्थापित हुआ था, तो ये शुंग वंश का। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध था, तो सातवाहन वंश से। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ये कंडव वंश के द्वारा किया गया था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो ये हाथी गुम्फा लेख से जुड़ा हुआ है। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा प्रशस्ति अंकित है, तो ये प्राकृत भाषा में अंकित है। शक संवत प्रारंभ हुआ था, तो ये 78 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। फिर शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो ये कुषाणों को दिया जाता है। वह राजा जिसके युग में गौतम बुद्ध ने एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कनिष्क थे। सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन ये बिम कैंडिफिशस के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि कला की गंधार शैली फली फूली थी, तो ये कुषाणों के समय में फली फूली थी। कनिष्क के शासन ने बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में किया गया था। सांची का विशाल स्तूप निर्धारित करता है, तो मौर्य के समय को निर्धारित करता है। फिर वह पुरातात्विक स्थल जो मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है, तो ये कुम्हार है। मौर्य साम्राज्य से संबंधित एक तांबे की प्लेट है, तो ये ताम्रपत्र है। बराबर की गुफाओं को अशोक ने संप्रदाय को दान में दिया था, तो ये अजीवक संप्रदाय को दान में दिया था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः लकड़ी का बना था।
भूमि का अनुदान को दिए गए थे जो कि शाही दरबार से जुड़े हुए थे, तो ये ब्राह्मण को दिया गया था। फिर उसके बाद आता है कि भारत में सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो ये भारतीय यूनानियों शासकों के द्वारा किया गया था। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पर मौन है, तुम मलिंद पन हो। शक वंश की करदम शाखा का संस्थापक था तो चेस्टन था। फिर उसके बाद आता है संगम काल। संगम काल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। संगम युग में उरैयूर विख्यात था तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के लिए। संगम काल में तमिल में महाभारत लिखी गई है तो विल्लीर पुतूर ने। फिर उसके बाद आता है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल। तो इसमें एरड़ अभिलेख का संबंध शासक हैं तो ये भानुगुप्त हैं। हर्षेण गुप्त का शासक दरबारी कवि कौन था, तो ये समुद्रगुप्त। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी, तो ये कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। पंचतंत्र लिखा गया है तो ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा का मंदिर बनी मूर्ति के संबंध का अवशेष है तो ये गुप्त काल के अवशेष है। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है कि नालंदा ताम्रलेख गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ लेख की 21वीं पंक्ति के आर्यावर्त के शासकों का जिक्र किया गया है, तो ये 9 शासकों का जिक्र किया गया है। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक था तो हरिशेण था। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है तो इलाहाबाद अभिलेख में मिलता है। प्राचीन भारत में सबसे अधिक समय तक शासन किया था तो ये गुप्त वंश के द्वारा किया गया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर उसके बाद आता है वह शासक वंश जिसने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे, ये गुप्त शासकों के द्वारा दिया गया था। फिर उसके बाद आता है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, उपज का 6वां भाग था। गुप्त और गुप्तोत्तर गुप्त काल में अर्थव्यवस्था के पतन दिखता है, यह तर्क RS शर्मा के द्वारा दिया गया है। फिर उसके बाद आता है गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित है, तो ये दीनार के नाम से अंकित है। गुप्त काल का मंदिर है तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। वह बंदरगाह जो गुप्त काल के उत्तरीय भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, तो ये ताम्रलिप्ति का उपयोग किया जाता था। पहली बार वह व्याख्या थी कि पृथ्वी के अपनी ध्रुव पर घूमने के कारण दिन प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। वह भूमि जिसको अपृहत कहा जाता था, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में किया था। फिर उसके बाद आता है मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंधित है तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। गुप्त शासकों से विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ये चंद्रगुप्त सेकंड ने धारण किया था। फिर उसके बाद आता है कि वह गुप्त शासक जिसने शकों को पराजित किया और कारण सकारी कहलाया, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा काम्बे भड़ौच को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा मिलाया गया था। वह गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था तो कौन था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। फिर गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था तो स्कंदगुप्त के द्वारा हुड़ों को पराजित किया गया था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो विशाख दत्त है। देवी चंद्रगुप्तम नाटक के रचनाकार कौन है, तो विशाख दत्त हैं। 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है, तो ये अमरकोश में किया गया है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट्ट हैं। वह कवि जिसने कुमार संभव महाकाव्य लिखा है, तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है कि ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जावा सुमात्रा से है। कर्नाटक वंश का संस्थापक था
तो नान्यदेव था। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरिसिंह थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक स्थापना का युग है तो गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे तो कुमार गुप्त हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुस्लिम आक्रमण, ये जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चीनी यात्री वेनसांग ने विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था तो ये नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन किए थे। फिर उसके बाद आता है थानेश्वर की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर की राजधानी वर्धोनो थी। हर्षचरित्र नामक पुस्तक लिखी थी तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी तो ये हेनसांग के द्वारा किया गया था। हर्षवर्धन राजवंश की स्थापना की थी पुष्यभूति ने किया था। चीनी यात्री चुंग यांग यानी कि वेनसांग भारत पहुंचा था तो ये 629 ईस्वी में पहुंचा था। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि सुमेलित कराना है तो इसमें सुमेलित दिया गया है चंद्रगुप्त फर्स्ट जो कि कुमार देवी सही है, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहलाता है, कुमारगुप्त फर्स्ट महेंद्रनाथ इसका आदित्य नाम है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम है तो राजतरंगड़ी है। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई है तो ये 7 वाहनों के द्वारा जारी किया गया है। कीर्तार्जुनीयम पुस्तक लिखा था तो ये भारवी के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है 800 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक के राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तंजौर स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था तो राज प्रथम के द्वारा जो कि 985 से लेकर के 1014 ईस्वी तक। फिर खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था तो ये चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वसराज है। संध्याकाल नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध पाल वंशीय रामपाल से है। फिर उदंतपुरा शिक्षा केंद्र अवस्थित है तो ये बिहार राज्य में स्थित है। फिर उसके बाद आता है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय है। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार कहलाते हैं तो गोपुरम कहलाते हैं। 12वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख मिलते हैं तो कर्नाटक राज्य से मिलता है। दक्षिण भारत के साहूकारों का नाम उल्लेख है तो ये चेष्टी। फिर परमार वंश को स्थापित किया था तो उपेंद्र के द्वारा किया गया था। मालया सुमात्रा जावा की विजय का श्रेय राजेंद्र चोल फर्स्ट को जाता है। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। फिर उसके बाद आता है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी, ये बालपुत्र देव को। कल्हड़ की पुस्तक का नाम राजतरंगड़ी है। महमूद गजनवी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर किया था 1027 में। एहोल का दुर्ग मंदिर का निर्माण हुआ था तो ये चालुक्य शासनकाल में हुआ था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है चैप्टर नंबर 10 है विविध। विविध से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि प्रथम तराइन युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था तो मोहम्मद गोरी को। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसी मूर्ति की मूर्ति कला शानदार उदाहरण है। ये भरत जावा कला का। राग विबोध ग्रंथ के लेखक का नाम सोमनाथ है। फिर उसके बाद दिया गया इसमें कि प्राक प्रकाश ग्रंथ लिखा है तो वर रुचि ने लिखा है। पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था तो ये चोल था। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास है। प्रतिन सूतन कला समाप्ति की तिथि है तो 10,000 ईसा पूर्व है।
द्वितीय नगरीकरण में धातु का प्रमुख योगदान लोहा है। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। प्राचीन भारत की वह लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी उसे खरोष्टी लिपि कहा जाता है। प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था में शिष्य शब्द से शिक्षा आरंभ करते थे तो ये ओम से आरंभ करते थे। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, ये राजगीर में है। बिहार के कहाँ पे है? तो राजगीर में है। फिर उसके बाद नव नालंदा महाविहार विख्यात है, तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध हिंदू जैन शैलाकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान है, तो ये एलोरा में विद्यमान है। शैल चित्र में अलंकृत बाग गुफाएं पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं, तो ये विंध्याचल में पाई जाती हैं। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप स्थित है, ये पिपरवा में स्थित है। चीनी यात्री सुंगयुंग ने भारत की यात्रा 515 से लेकर के 520 ईस्वी के मध्य किया था। स्वप्न वासदत्ता के लेखक कौन है? तो भास हैं। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 थी। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल युग से जुड़ा हुआ है, तो ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित है, तो ये व्याकरण से संबंधित है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। अजंता की चित्रकला चित्रों का वर्णन मिलता है, तो ये जातक के चित्रों का वर्णन मिलता है। फिर उसके बाद सूर्य सिद्धांत के लेखक आर्यभट्ट हैं। अप्रतिरथ हिंदू देवता का एक और नाम है, तो ये विष्णु नाम है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक चंद्रेश्वर हैं। उदंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलवी कवि हैं। हूण राजा तोरमाड़ अवलौकिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था, तो ये प्रकाश धर्मन के द्वारा किया गया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। वह अभिलेख जिसमें विधवा दहन का उल्लेख किया गया है, तो भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख में किया गया है। ये भी विधवा दहन का मतलब होता है सती प्रथा। फिर महावंश के अनुसार बिंबिसार सिंहासन पर बैठा था, तो 15 वर्ष की आयु में बैठा था। फिर उसके बाद आता है कि बराबर की पर्वत श्रृंखला स्थिर गोरथिरी विजयी की गई थी, तो ये खारवेल के द्वारा किया गया था। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? ये रेहला के रूप में जाना जाता है।